हम सभी को मंजिल की तलाश है। सभी चाहते हैं कि जल्द से जल्द मंजिल के करीब पहुंचे, उसे पालें। इस जल्दबाजी में हम आसान राह चुनते हैं और अक्सर ये राह न जाने कितनों की ख्वाहिशों को रौंदती गुजर जाती है। जब हम सफलता की मंजिल पर पहुंचते हैं तो अकेले होते हैं। कभी सोचा है कि इस अकेलेपन को दूर करें, एक साथ कोशिश करें, दूसरों को ख्वाहिशों को तवज्जो भी दें, एक सामूहिक सफलता हासिल करें। इससे सफल होता है समाज, इससे सफल होती है इंसानियत और इससे कामयाब होता है ये सारा जहां। स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। सबसे पहले इस हफ्ते की सुर्खियां। तुर्की का सीरिया पर हमला, सैकड़ों की मौत, हजारों नागरिक विस्थापित। ब्रिटेन और फ्रांस सहित यूरोपीय देशों ने की हमले की निंदा। अमेरिका ने तुर्की के खिलाफ कड़े कदम उठाने की दी धमकी। दो विदेशी मूल के अमेरिकी नागरिकों की गिरफ्तारी के बाद ट्रंप पर चल रही महाभियोग जांच में आया नया मोड़। ट्रंप ने आरोपों का किया खंडन, कहा जो बाइडेन के खिलाफ जांच जायज। जांच कमेटी का आरोप, व्हाइट हाउस नहीं कर रहा है मदद। और अमेरिका और चीन के बीच कारोबारी युद्ध विराम के आसार। दोनों देशों के बीच हुआ पहले दौर का समझौता। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाने के फैसले को किया निलंबित। समझौते में कृषि, मुद्रा और बौद्धिक संपदा जैसे मुद्दे शामिल। इस हफ्ते तुर्की के सीरिया पर हमला करने के बाद क्षेत्र में हालात गंभीर होते जा रहे हैं। इसका सबसे बुरा असर तुर्की की सीमा पर सीरियाई नागरिकों पर पड़ा है। कई लोगों की मौत हो गई है, जबकि लाखों लोगों को अपना घर द्वार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर होना पड़ा है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने तुर्की की निंदा की है। अमेरिका ने तुर्की के खिलाफ कड़े कदम उठाने की चेतावनी भी दी है। लेकिन सबसे बड़ा डर जो सामने उभर कर आ रहा है वो है ISIS का उदय। जानकारों का मानना है कि इस युद्ध की आड़ में ये आतंकी संगठन फिर खड़ा हो सकता है। लंबे समय से गृह युद्ध से जूझ रहे सीरिया का जिक्र एक बार फिर तेज हो गया है। उत्तरी सीरिया में कुर्दों लड़ाकों के नियंत्रण वाले इलाकों में तुर्की 9 अक्टूबर से फिर हमले कर रहा है। तुर्की कह रहा है कि वो कुर्द लड़ाकों को हटाना चाहता है और तुर्की सीरिया सीमा के करीब 32 किलोमीटर का एक सुरक्षित क्षेत्र यानी सेफ जोन बनाना चाहता है, जहां शरणार्थियों को बसाया जा सके। उत्तरी सीरिया के इस इलाके में लाखों सीरियाई शरणार्थी भी रहते हैं। तुर्की ने जिस तरह से हमले शुरू किए उससे लग रहा है कि उसने इस कार्रवाई की योजना पहले से बनाकर रखी थी। लेकिन कार्रवाई तब शुरू की गई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया तुर्की सीमा पर तैनात अपने सैनिकों को हटाने की घोषणा की और ट्रंप ने कहा कि तुर्की को अपनी समस्या का समाधान खुद करना होगा। जब हम पीस स्प्रिंग ऑपरेशन क्षेत्र को सुरक्षित कर लेंगे तो हम सभी लोगों की वापसी सुनिश्चित करेंगे और उन्हें अपने अपने घरों और शहरों में वापस भेजेंगे। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर जिसे अलगाववादी संगठन बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं उसे गृह युद्ध से पहले जैसा बहाल किया जाए। वहीं सीरिया का कहना है कि वो किसी भी बाहरी ताकत से मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हम सुनिश्चित करते हैं कि सीरियाई अरब सेना जो पूरे सीरिया में आतंकवादी समूहों से लड़ रही है और हमलावर और अवैध रूप से मौजूद विदेशी ताकतों से लड़ेगी। सीरियाई अरब गणराज्य के सामने आने वाली सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तुर्की कुर्द लड़ाकों को आतंकी मानता है और वो दावा कर रहा है कि वो कुर्द बलों और इस्लामिक स्टेट के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। तुर्की का कहना है कि उसने कुर्दों के कई ठिकानों पर नियंत्रण कर लिया है और बड़ी संख्या में कुर्द लड़ाके मारे भी गए हैं। लेकिन तुर्की के हमलों में आम लोग भी निशाना बन रहे हैं। कई आम नागरिक मारे गए हैं, हजारों लोगों को पलायन करना पड़ा है। वहीं तुर्की अमेरिका से कह रहा है कि वो कुर्दों को अपना समर्थन बंद करे। अमेरिका का कहना है कि वो ना तो कुर्दों का समर्थन करेगा और न ही तुर्की का।
हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा है कि तुर्की अगर कुछ गलत करेगा तो वो उसकी अर्थव्यवस्था तबाह कर देंगे। कुर्दों के नेतृत्व वाली सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्स इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका की अहम सहयोगी रही है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिकी सैनिक सीरिया में इस्लामिक स्टेट को हराने के बाद ही क्षेत्र से रवाना हुए। उन्होंने इस हालात में अपने सामने मौजूद 3 विकल्प भी बताए। हमारे पास 3 विकल्प हैं। हजारों सैनिक भेजकर सैन्य तरीके से जीत हासिल करना, तुर्की को आर्थिक रूप से और प्रतिबंधों के जरिए प्रभावित करना, या तुर्की और कुर्दों के बीच समझौता कराना। इधर तुर्की के इस सैन्य अभियान की अरब लीग, यूरोपीय संघ के सदस्यों समेत कई पश्चिमी देशों ने भी आलोचना की है। भारत, नाटो और संयुक्त राष्ट्र ने भी कड़े शब्दों में तुर्की के एक तरफा फैसले और सीरिया में बढ़ते संघर्ष पर गहरी चिंता जताई है और अपील की है कि वो सीरिया की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करें। उत्तरी सीरिया में तुर्की के सैन्य अभियान पर चर्चा के लिए संयुक्त सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई गई। मैं पूर्वी सीरिया में संघर्ष के बढ़ने से चिंतित हूँ। इस टकराव को खत्म करना बहुत जरूरी है। सैन्य अभियानों को हमेशा संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का सम्मान करना चाहिए। मैं मानवीय चिंताओं को लेकर खास तौर पर परेशान हूँ। सिर्फ जनहानि ही नहीं बल्कि विस्थापन भी हो रहा है, जो चिंता का विषय है। हाल के समय में ऐसा लगने लगा था कि सीरिया में पिछले 8 साल से जारी गृह युद्ध की आग ठंडी पड़ने लगी है और ज्यादातर इलाकों को ISIS से मुक्त करा लिया गया है। सीरिया के 65% हिस्से में असद सरकार का कब्जा है और 30% हिस्से पर कुर्दिशों की स्वायत्त सरकार है। कुछ ही हिस्सों में ISIS जैसे आतंकी संगठन बचे हैं, लेकिन इस बीच ये ताजा घटनाक्रम एक बार फिर सीरियाई गृह युद्ध को भड़का सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आशंका ये भी है कि इस घटनाक्रम से IS के दोबारा पनपने की आशंकाएं भी जन्म ले चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दिनों दिन मुश्किलों में घिरते जा रहे हैं। ताजा घटनाक्रम में कोर्ट ने उनकी उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने अपना आयकर के हिसाब को गुप्त रखने की बात कही थी। जानकारों के मुताबिक उनकी आमदनी का स्रोत भी महाभियोग की जांच कर रही कमेटी के लिए हथियार का काम कर सकता है। इस बीच 2 गैर अमेरिकी मूल के नागरिकों की गिरफ्तारी ने भी ट्रंप को असमंजस में ला खड़ा किया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने यूक्रेन मामले में ट्रंप के वकील की मदद की। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर चल रही महाभियोग की जांच के बीच 2 गैर अमेरिकी मूल के व्यक्तियों की गिरफ्तारी को काफी गंभीरता से देखा जा रहा है। ये 2 व्यक्ति हैं यूक्रेन मूल का लेव परनास और बेलारूस मूल का इगोर फ्रूमैन। इन दोनों पर आरोप है कि इन्होंने गैरकानूनी तरीके से राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप के पक्ष में रूसी धन का इस्तेमाल किया। इन दोनों ने जो बाइडेन के खिलाफ जांच में ट्रंप के वकील रूडी गुलियानी की मदद भी की थी। ट्रंप ने इन दोनों व्यक्तियों से किसी भी तरह के संबंध होने से इनकार किया है। मैं उन लोगों को नहीं जानता हूँ। मेरी बहुत से लोगों के साथ तस्वीरें हैं, लेकिन मुझे उन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। शायद वो लोग रूडी के क्लाइंट्स थे। आपको रूडी से इस बारे में पूछना होगा। मुझे कुछ नहीं पता है। इस घटनाक्रम के बाद भी ट्रंप के तेवर नहीं बदले, बल्कि उन्होंने अपनी चुनावी रैली में डेमोक्रेटिक पार्टी को चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि विपक्ष की मौजूदा रणनीति चुनाव में उन पर भारी पड़ेगी। उन्होंने पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को सही ठहराया। हमारी सरकार गिराने की डेमोक्रेट्स की कोशिश का अंजाम उन्हें चुनाव में देखने को मिलेगा। ऐसा अंजाम इस देश के इतिहास में उन्हें कभी देखने को नहीं मिला होगा। इस बीच सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो फिर से राष्ट्रपति ट्रंप के बचाव में दिखे। उन्होंने कहा कि वो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच हुई बातचीत के गवाह हैं और इस बातचीत में कुछ भी गलत नहीं था। मुझे लगता है कि उस कॉल में एक बात साफ थी
मुझे पता है क्योंकि मैं उस कॉल पर था। उस कॉल में राष्ट्रपति ट्रंप भ्रष्टाचार को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे ठीक लगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया खुद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की है, जिन्होंने कहा कि उन पर कोई दबाव नहीं था। महाभियोग की जांच कर रही कमेटी को व्हाइट हाउस से सहायता नहीं मिल रही है। पिछले मंगलवार अमेरिकी प्रशासन ने अमेरिका के यूरोपियन यूनियन के राजदूत गॉर्डन सैंडलैंड को महाभियोग की जांच कर रही कमेटी के सामने मौजूद होने से रोक दिया। जांच कमेटी ने प्रशासन के इस कदम का कड़ा विरोध किया और कहा कि ये अमेरिकी जनता के साथ धोखा है। अमेरिकी लोगों को ये जानने का अधिकार है कि क्या राष्ट्रपति हमारे हितों में काम कर रहे हैं, क्या वो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की ओर ध्यान दे रहे हैं या अपने व्यक्तिगत और राजनीतिक हितों के लिए काम कर रहे हैं। अमेरिकी लोगों को जानने की जरूरत है और इस महाभियोग के जरिए हमें जवाब मिल जाएगा। महाभियोग की कार्रवाई के 2 चरण होते हैं, जिसके बाद कांग्रेस किसी भी राष्ट्रपति को पद छोड़ने पर मजबूर कर सकती है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से पास होने के बाद ये प्रस्ताव सीनेट के पास जाता है, जहां पर इस पर फिर से चर्चा होती है। सीनेट में महाभियोग पास होने के लिए 2/3 सदस्यों की सहमति मिलना जरूरी होता है। राष्ट्रपति ट्रंप के लिए ये राहत की बात है, क्योंकि अगर महाभियोग प्रस्ताव कांग्रेस से पास भी हो जाता है तो डेमोक्रेट्स के पास सीनेट में बहुमत नहीं है। लेकिन जानकार मानते हैं कि महाभियोग की ये कार्रवाई राष्ट्रपति को हटाने के लिए नहीं, बल्कि आगामी राष्ट्रपति चुनाव को जीतने के मकसद से की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिका और चीन के बीच कारोबारी युद्ध विराम के आसार प्रबल होते दिख रहे हैं। शुक्रवार को दोनों देशों के बीच कारोबारी समझौते को अंजाम देने वाली पहली डील पर सहमति हो गई। इस डील के तहत चीन से आयातित $250 बिलियन के सामानों पर मंगलवार से टैरिफ बढ़ाने के फैसले को निलंबित कर दिया गया है। पहले मंगलवार से इन सामानों पर टैरिफ 25% से 30% होना था। इस समझौते में कृषि, मद और बौद्धिक संपदा जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। ट्रंप प्रशासन ने फिलहाल ये नहीं बताया है कि दिसंबर से लागू होने वाले टैरिफ के बारे में क्या किया जाएगा। बौद्धिक संपदा को लेकर हमारे पास एक समझौता है। वित्तीय सेवाओं से जुड़ी सभी कंपनियां काफी खुश होंगी। चीन को भी काफी खुशी होगी, क्योंकि अब ये संस्थान चीन में दाखिल हो सकेंगे। कृषि क्षेत्र में हम 40 से $50 बिलियन तक जाएंगे। हांगकांग में हो रहे प्रदर्शन की आंच अब निजी कंपनियों पर आ रही है। एप्पल, टिफनी, कैथे पैसिफिक जैसी कंपनियों पर आरोप है कि उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शनकारियों की मदद की। अब इन कंपनियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कईयों के तो कारोबार पर भी आंच आ रही है। हांगकांग में जारी लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों की आंच अब एप्पल कंपनी तक भी जा पहुंची है। बीते बुधवार को चीन के सरकारी मीडिया ने एप्पल पर सरकार विरोधी प्रदर्शनों का समर्थन करने का आरोप लगाया। चीनी मीडिया की माने तो एप्पल डिवाइस में मौजूद एक ट्रांसपोर्ट ऐप की मदद से प्रदर्शनकारी पुलिस की पहचान कर पा रहे थे। मामले को तूल पकड़ता देख एप्पल ने विवादित ऐप को हटा लिया है। लेकिन यहाँ बात सिर्फ एप्पल कंपनी की नहीं है, बल्कि कई विदेशी कंपनियां हांगकांग में जारी प्रदर्शन को लेकर चीनी अधिकारियों की नाराजगी मोल ले चुकी हैं। इसी कड़ी में बीते हफ्ते अमेरिकन संस्था NBA तब निशाने पर आई जब उसकी टीम ह्यूस्टन रॉकेट्स के जनरल मैनेजर डेरिल मॉरी ने प्रदर्शनकारियों के समर्थन में एक ट्वीट किया। डेरिल के इस ट्वीट के चलते NBA को न सिर्फ उसके प्रशंसकों और चीनी अधिकारियों की नाराजगी का सामना करना पड़ा, बल्कि अब 50 करोड़ प्रशंसकों वाले देश में उसके $4 बिलियन के व्यापार पर भी खतरा मंडराने लगा है। हमारे देश चीन में यहाँ की अखंडता और संप्रभुता हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। मोरी की टिप्पणी से यह साफ है कि उन्होंने हम प्रशंसकों की भावनाओं का ख्याल नहीं रखा है। हम बहुत गुस्सा हैं और ये हमें स्वीकार नहीं है। हालांकि विवाद को बढ़ता देख मॉरी ने सरकार विरोधी प्रदर्शनों के समर्थन में किए गए ट्वीट को हटाते हुए माफी तो जरूर मांगी है, लेकिन इसके बावजूद चीनी प्रसारणकर्ताओं ने प्री सीजन गेम के प्रसारण को रद्द कर दिया है।
of the NBA are to support NBA के मूल्य लंबे समय से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करते आए हैं। डैरिल मोरी ह्यूस्टन रॉकेट्स के महाप्रबंधक होने के नाते इस अधिकार के हकदार हैं। enjoys that right as one of our employees. गहनों के लिए मशहूर अमेरिकी कंपनी टिफनी और हांगकांग की एयरलाइन कैथे पैसिफिक भी चीन की कड़ी आलोचना का सामना कर रही हैं। दरअसल गंभीर अपराध के आरोपियों को चीन भेजकर मुकदमा चलाने के एक प्रावधान की वजह से सुलगे इस विवाद ने तूल तब पकड़ा जब प्रदर्शनकारियों की मांगों में इस प्रावधान को हटाने के साथ कई लोकतांत्रिक अधिकार भी शामिल होते गए। हालांकि हांगकांग सरकार ने विवादित प्रावधान को वापस ले लिया है, लेकिन बीते 4 महीनों से विरोध की आग में सुलग रहे हांगकांग को देखते हुए एक बात तो साफ हो गई है कि साल 1997 में हांगकांग को अपने अधीन करने के बाद से चीन अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और सारा जहां में फिलहाल वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखिए दुनिया रंग बिरंगी। देखिए आपका कानून रविवार सुबह 10 बजे से लाइव। कॉल कीजिए और पूछिए अपने सवाल। लैटिन अमेरिकी देश इक्वाडोर की जनता सड़कों पर उतर आई है और जगह जगह हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। इसका कारण है देश में तेल की कीमतों पर से सब्सिडी का हटाया जाना। ये मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि सरकार को राजधानी क्विटो छोड़ अपना कामकाज दूसरे शहर से करना पड़ रहा है। देश के राष्ट्रपति लेनिन मोरेनो ने इसे तख्तापलट की कोशिश बताया है। ये है इक्वाडोर की राजधानी क्विटो। गुस्साए लोगों का ये हुजूम नेशनल असेंबली की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। लोगों का ये गुस्सा बीते 3 अक्टूबर से ही उबल रहा है, जब इक्वाडोर सरकार ने तेल से सब्सिडी वापस लेने का फैसला किया। इक्वाडोर के लगभग हर शहर में ऐसे ही विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस इन्हें रोकने के लिए आंसू गैस और लाठीचार्ज का सहारा ले रही है, लेकिन लोगों का गुस्सा है कि शांत होने का नाम नहीं ले रहा। लेनिन मोरेनो की सरकार के खिलाफ अलग अलग सामाजिक समूह जुट रहे हैं। इक्वाडोर के लोगों के हितों की रक्षा का यही एकमात्र तरीका है। इस समय हमारे लोग जुट रहे हैं और इक्वाडोर की जेब पर चोट करने के लिए इन आर्थिक उपायों पर रोक की मांग के लिए क्विटो शहर की ओर बढ़ रहे हैं। इक्वाडोर में ये प्रदर्शन 3 अक्टूबर से चल रहा है। बस और टैक्सी ड्राइवरों ने राजधानी क्विटो के एयरपोर्ट को जाने वाली सभी सड़कों को बंद कर दिया है। मौके की नजाकत को देखते हुए सरकार ने भी अपना कामकाज ग्वाकिल से करना शुरू कर दिया है। राष्ट्रपति लेनिन मोरेनो का कहना है कि ये प्रदर्शन उन्हें गद्दी से उतारने की साजिश है और इस साजिश के पीछे पूर्व राष्ट्रपति राफेल कोरिया और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का हाथ है। Compatriotas, me he trasladado a la ciudad de Guayaquil y he trasladado la sede del gobierno. ये साफ है कि जो केवल हमले और क्षति के इरादे से काम कर रहे हैं वो बाहर के संगठित लोग हैं जिन्हें पैसे दिए गए हैं। क्या आप वास्तव में इसे संयोग मानते हैं कि पूर्व राष्ट्रपति राफेल कोरिया, कांग्रेस के पूर्व सदस्य वर्गीलियो हर्नांडेज, पूर्व विदेश मंत्री रिकार्डो पेटिनो और इक्वाडोर के राजनेता पाउला पावोन कुछ ही हफ्तों पहले वेनेजुएला की यात्रा पर थे? मादुरो के लोगों ने कोरिया के साथ मिलकर उनकी अस्थिरता की योजना पर काम किया है। उधर बेल्जियम में शरण लिए हुए इक्वाडोर के पूर्व राष्ट्रपति राफेल कोरिया ने लेनिन मोरेनो के आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा है कि मौजूदा परिस्थितियों का कारण मोरेनो की राजनीतिक असफलता है। एक ऐसे राष्ट्रपति जिनके पास 14% लोकप्रिय समर्थन और 8% विश्वसनीयता थी, उनकी ये सरकार पहले से ही मृत थी। इस स्थिति में मोरेनो क्विटो भी नहीं लौट पाएंगे। या तो वो इस्तीफा दे दें या फिर समय से पहले चुनाव कराएं, जो इस गंभीर स्थिति को दूर करने के लिए एक संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीका है।
इक्वाडोर कुछ साल पहले तक मंदी का शिकार था और बहुत प्रयासों के बाद यहाँ आर्थिक स्थिति कुछ बेहतर हुई, लेकिन तेल पर सब्सिडी सरकार के लिए बड़ी समस्या बनी रही। एक अनुमान के मुताबिक इक्वाडोर सरकार को हर साल तेल पर 1.4 बिलियन डॉलर सब्सिडी के रूप में देने पड़ते हैं, जो कि इसके बजट का 5% होता है। आर्थिक हालात सुधारने के लिए IMF से जब देश ने 10.2 बिलियन डॉलर की सहायता ली थी, तो शर्त थी कि पब्लिक फाइनेंस में सुधार करने होंगे। इसी शर्त के तहत सरकार ने तेल पर सब्सिडी हटाने का फैसला लिया। गौरतलब है कि इक्वाडोर में सब्सिडी का चलन 70 के दशक से ही है और ये एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। अब जब राष्ट्रपति मोरेनो पर दबाव है कि वो मुश्किल आर्थिक फैसले लें, उन पर राजनीतिक संकट मंडराने लगा है। उनकी लोकप्रियता में भारी कमी आई है और इसके लिए वो अपने राजनीतिक विरोधियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आइए अब दुनिया भर की कुछ और अहम खबरों पर नजर डालते हैं। देखते हैं दुनिया एक नजर। इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। अली को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने के उनके प्रयासों, खास तौर से पड़ोसी मुल्क इरिट्रिया के साथ सीमा संघर्ष को हल करने को लेकर उनकी निर्णायक पहल के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजे जाने का ऐलान किया गया। प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नाम का ऐलान होने से पहले कई नामों पर जोरदार चर्चा चल रही थी। इसमें 16 वर्षीय स्वीडिश जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग का नाम भी शामिल था। इसके अलावा जर्मन चांसलर अंगेला मर्केल और हांगकांग के कार्यकर्ताओं का नाम भी सामने आ रहा था। इथियोपिया अफ्रीका का दूसरा सबसे घनी आबादी वाला देश है और पूर्वी अफ्रीका का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। ईरान और सऊदी अरब के बीच जारी जंग ने अब एक नया रूप ले लिया है। शुक्रवार को सऊदी अरब के तटीय इलाके के पास ईरान के एक ऑयल टैंकर में बड़ा धमाका हुआ। धमाके के बाद काफी नुकसान हुआ है। ये धमाका सऊदी अरब के शहर जद्दा के पास हुआ है। इससे पहले सऊदी अरब और अमेरिका ने आरोप लगाया था कि ईरान ने सऊदी अरब के कुछ तेल संयंत्रों को निशाना बनाया था, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच संबंध काफी बिगड़ गए थे। हालांकि ईरान ने इन हमलों में अपना हाथ होने से इनकार किया था। बीते दिनों ईरान समर्थित हूथी लड़ाकों ने सऊदी अरब के 2 तेल संयंत्रों को निशाना बनाया था, जिसके बाद सऊदी अरब भड़क गया था। दुनिया भर की एयरलाइन कंपनियों ने बोइंग के 737 NG जेट की जांच की। इसमें पाया गया कि 810 विमानों में से 38 में दरारें थीं, जिनकी मरम्मत करने और बदलने की जरूरत थी। यह जानकारी बोइंग कंपनी की तरफ से दी गई है। बोइंग और एयरलाइंस के अधिकारियों ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए विमानों की मरम्मत होने तक उन्हें जमीन पर खड़ा रखा जाएगा। 737 NG तीसरी पीढ़ी का संस्करण है, जो अब खड़े कर दिए गए 737 मैक्स विमानों से पहले का है। 737 मैक्स विमानों में दरार पाए जाने का मामला सामने नहीं आया है। यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले सप्ताह भी अमेरिकी विमान ऑपरेटरों को 165 पुराने 737 NG विमानों में रचनात्मक दरारों की जांच करने के लिए कहा था। फ्रांस का प्रशांत द्वीप क्षेत्र न्यू कैलेडोनिया अपनी स्वतंत्रता पर अगले साल एक बार फिर जनमत संग्रह कराएगा। फ्रांसीसी प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने यह जानकारी दी। मतदाताओं ने नवंबर 2018 में जनमत संग्रह में फ्रांस का हिस्सा बने रहने के पक्ष में मतदान किया था। 57% लोगों ने फ्रांस के साथ जुड़े रहने, जबकि 43% लोगों ने अलग होने को लेकर मतदान किया था। जनमत संग्रह के इस परिणाम को राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ऐतिहासिक बताया था। प्रधानमंत्री फिलिप ने कहा है कि अगले साल के जनमत संग्रह की तारीख आने वाले 1-2 हफ्तों में तय की जाएगी। न्यू कैलेडोनिया 1853 से फ्रांस का हिस्सा है, जो दक्षिण पश्चिम प्रशांत का एक सुदूर द्वीप क्षेत्र है। यहाँ की आबादी करीब 2,70,000 है। और आइए अब आपके माथे की शिकन को हटाकर आपके चेहरे पर मुस्कान लाते हैं। देखते हैं दुनिया रंग बिरंगी।
छोटी उम्र में सुनने की क्षमता खो चुकी जुड़वा बहनें हरमन और हेरोडा बेरहन को एक जैकेट के जरिए संगीत को महसूस करने का मौका मिला। दरअसल क्यूट सर्किट नाम की एक कंपनी ने एक ऐसी जैकेट तैयार की है जिसे पहनने वाला म्यूजिक को महसूस कर सकता है। ये जैकेट खास तौर पर बधिर लोगों के लिए बनाई गई है, जिसमें लाइव म्यूजिक को डेटा में कन्वर्ट किया जाता है, जिसे कपड़े में लगे 16 माइक्रो एक्टिवेटर्स के जरिए व्यक्ति महसूस कर सकता है। इसमें वायलिन जैकेट की बाजुओं में और ड्रम्स को पीठ के पीछे महसूस किया जा सकता है। साउंड शर्ट हैप्टिक जैकेट के उपभोक्ता संस्करण में एक ऐप शामिल होगी। एक जैकेट की कीमत 3000 पाउंड के ऊपर होने का अनुमान है, लेकिन कुछ लोगों के लिए इसका अनुभव अनमोल है। फ्रांस में पेरिस मेट्रो ने खुद को एस्ट्रिक्स स्टाइल का मेकओवर दिया है। एस्ट्रिक्स कॉमिक बुक की 60वीं सालगिरह मनाने के लिए ऐसा किया गया है। कॉमिक बुक सीरीज को श्रद्धांजलि देने के लिए शहर के 12 मेट्रो स्टेशनों के नामों को भी कुछ समय के लिए बदलकर कॉमिक्स के मिलते जुलते नाम दिए गए हैं। कई सारे स्टेशनों में प्यारे पात्र एस्ट्रिक्स, ओबेलिक्स और गेटाफिक्स भी नजर आए। एस्ट्रिक्स और उसका खास दोस्त ओबेलिक्स 1959 से पाठकों का मनोरंजन करते आए हैं। ये कॉमिक बुक सीरीज इतनी मशहूर हुई कि अब तक इसका 100 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है और दर्जन भर फिल्में और कार्टून सीरीज भी बन चुकी हैं। मशहूर फ्रेंच कैबरे द मूलान रूज ने हाल ही में अपनी 130वीं सालगिरह मनाई। लगभग 50 डांसर्स ने सड़क पर आतिशबाजी और लाइट शो के साथ 15 मिनट तक शानदार परफॉर्मेंस दी। इसके लिए पुलिस ने सड़क को बंद कर दिया ताकि दर्शक इस शो का मजा ले सकें। द मूलान रूज की स्थापना 1889 में हुई थी। 2001 में कैबरे पर आधारित एक रोमांटिक फिल्म के आने के बाद से इसकी शोहरत और ज्यादा बढ़ गई। आजकल फेरी शो के 2 प्रदर्शन हर शाम होते हैं और लगभग हमेशा हाउसफुल होता है। सालाना लगभग 6 लाख लोग थिएटर में आते हैं। ये है न्यू मैक्सिको के एल्बुक्वेर्के शहर का नजारा, जहां एल्बुक्वेर्के इंटरनेशनल बलून फिएस्टा मनाया जा रहा है। इसके चलते आसमान में रंग बिरंगे गर्म हवा के गुब्बारों ने उड़ान भरी। हर साल अक्टूबर में 9 दिनों तक इस फिएस्टा की बदौलत शहर के आसमान में तरह तरह के रंग और आकार के गुब्बारे तैरते नजर आते हैं। इसका आनंद लेने हजारों दर्शक आते हैं। इस साल फिएस्टा में 550 गुब्बारे और 650 पायलट आए हैं। और इसी के साथ सारा जहां के इस हफ्ते के सफर में फिलहाल इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं और अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इनका हमें इंतजार रहता है। बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।